अब हम बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक समूह के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। जब हमने इस विषय को पढ़ना प्रारंभ किया था तब प्रारंभ में ही हमने स्पष्ट किया था समाजशास्त्र की अर्थ परिभाषा प्रकृति के अंतर्गत कि अमेरिकन समाजशास्त्री प्रोफेसर हैरी एम जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन के अंतर्गत समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है बल्कि निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता है। समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूहों से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की साधारणतः कल्पना नहीं की जा सकती। विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम से आदिम समाजों में और यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति ग्रेगेरियम इंस्टिंक्ट्स के कारण ही समूह में रहता है। समूहों के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचारों तथा अनुभवों को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। साधारणतः समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है जिसमें परिवार, भीड़, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वास्तव में विभिन्न प्रकार के समूहों से ही सामाजिक संरचना का जटिल प्रतिमान बनता है। बहुत समय पूर्व अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। केवल पशु और परमात्मा ही एकाकी रह सकते हैं। 19वीं शताब्दी में महान दार्शनिक नीत्शे ने अरस्तु के कथन में थोड़ा परिवर्तन करते हुए बताया कि एक दार्शनिक भी एकाकी जीवन व्यतीत कर सकता है जिसमें पशु और परमात्मा दोनों का मेल है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए समूह से पृथक रहना संभव नहीं है। हम सभी किसी न किसी परिवार, पड़ोस, ग्राम, नगर, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह आदि के सदस्य अवश्य होते हैं। जैव के आधार पर हम विभिन्न आयु समूहों तथा लिंग के आधार पर पुरुष या स्त्री समूह के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, मजदूर, साहित्यकार अथवा कलाकार के रूप में हम किसी न किसी समूह के सदस्य होते हैं। स्पष्ट है प्रत्येक समाज में अनेक समूह पाए जाते हैं। विकसित समाजों में समूहों की संख्या अविकसित समाजों की तुलना में की अपेक्षा अधिक होती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ समाजों में समूहों की संख्या भी बढ़ती जाती है। समाजशास्त्र में समूह की अवधारणा को कुछ लोगों ने विषय की आधारशिला के रूप में माना है। कुछ समाजशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कहा है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए समूहों का अध्ययन किया जाना चाहिए। बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है और यह माना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। प्रोफेसर लैंडिस का कहना है
कि समाजशास्त्री समूहों का अध्ययन करते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि कुछ सीमा तक एक व्यक्ति उन समूहों का योग संपूर्णता है जिनसे वह संबंधित है। समाजीकरण, संस्कृति, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों का हस्तांतरण, व्यवहार करने और विश्वास करने के तरीके प्रमुखतः उन समूहों का परिणाम है जिनसे व्यक्ति संबंधित होता है। इन्हीं कारणों से समाजशास्त्रियों के लिए समाज के सामाजिक संगठन के विश्लेषण की दृष्टि से समूह की विशेष महत्ता पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समूह के बिना मानव जीवन असंभव है। समाज के लिए समूह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और व्यक्ति के लिए भी समूह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे जो अनुभव है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कुशलता है, हमारे जो ज्ञान है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरण का कार्य किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के समूहों में ही किया जाता है। जैसे परिवार के अंतर्गत है, मित्र समूह के अंतर्गत है, कॉलेज के अंतर्गत है, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक समूहों के अंतर्गत है, या विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा समूह के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से समूह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा सामाजिक समूह और अर्थ को किस प्रकार परिभाषित किया गया है उसको हम स्पष्ट करेंगे।